अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करने जा रहे हैं, इस ड्रामे का नाम है केस नंबर 9, जो कि आजकल का मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामा है और हर तरफ देखा जा रहा है। जो लोग घर में फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे, वो भी यूट्यूब के ऊपर इस ड्रामे को देख रहे हैं। एक बात ये है कि हकीकत है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस किस्म का टॉपिक ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसके ऊपर ड्रामा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये बात थोड़ी-सी मायूब समझी जाती है और औलाद के जवान बच्चों के साथ भी और छोटे बच्चों के सवालों से बचने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग चाहते हैं कि ऐसी बात सब फैमिली के सामने ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। सबके साथ बैठ के जो है वो देखने में कोई हर्ज नहीं है इस ड्रामे को। हर फैमिली के अपने डायनामिक्स हैं। मेरा पर्सनल ख़्याल ये था कि ये ड्रामा 8 बजे के बजाय 9 बजे के स्लॉट में या 10 बजे या लेट नाइट दिखाया जाता, कि प्राइम टाइम में नहीं होता। क्योंकि देखिए बात सिर्फ़ ये भी नहीं होती कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख रहे, दादा-दादी, पोते-पोतियाँ साथ बैठे हैं, दादा बैठे हैं, पोतियाँ बैठी हैं या आपके घर में कोई चाचा-मामू रिश्तेदार आए हुए हैं और इस किस्म का टॉपिक चल रहा है। बात ये होती है कि बातें देखिए सब होती हैं, सारी बुराइयाँ होती हैं, सारे जराइम होते हैं, सबको उनके बारे में पता होता है। लेकिन उनको किस तरीके से बयान करना है, अगर थोड़ा तमीज़दारी के साथ और छुपा के बयान कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये इस बारे में बड़ों को पता होना चाहिए। ये कोई चाइल्ड अब्यूज़ पे बना हुआ ड्रामा तो नहीं है कि आप बच्चों को दिखा के एप्रीहेंसिव कर दें। लेकिन अगर ये बड़ी लड़कियों को और बड़े लोगों का देखने का ड्रामा है तो एटलीस्ट ट्रिगर वार्निंग या टाइम स्लॉट ऐसा हो कि छोटे बच्चे जब इधर-उधर हो जाएँ, तो उसके बाद बैठ के माएँ-बेटियाँ या अब्बा और मतलब मियाँ-बीवी, बच्चे बैठ के उस टाइम के अंदर देख लें जो इस एज ब्रैकेट के अंदर है। बाकी ये है कि टॉपिक सेंसिटिव है, अजीब-सा टॉपिक है और ड्रामा बनाया बहुत अच्छा है, जहाँ तक उसकी एस्थेटिक वैल्यू का ताल्लुक है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, जो उन्होंने उसके अंदर कलर पैलेट्स यूज़ की हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। कोई एक सीन भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर किसी आदमी ने भी ऑफ द पैलेट कपड़े पहन रखे हों। बाकायदा साफ नज़र आता है कि अगर बेज है तो सब लोगों ने बेज के ही शेड्स पहन रखे हैं और एक एक्सेंट कलर उसके अंदर यूज़ किया गया है। मल्टीपल सॉरी सीन्स के अंदर उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि कितने खूबसूरती से कलर को इस्तेमाल किया, उससे उसकी एस्थेटिक वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जब किसी फ्रेम को देखते हैं उस ड्रामे के अंदर, तो अगर आप 1 मिनट के लिए उसको म्यूट भी कर दें, तब भी वो लोग इतने ज़्यादा, एक तो ये कि एक्टर्स सारे खूबसूरत हैं पाकिस्तान में, तो एक से एक खूबसूरत एक्टर है, ऊपर से वो बेहतरीन ड्रेसिंग पहन के खड़ा है। तीसरी बात ये कि वो कलर इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आप ना चाहते हुए भी उस सीन की तरफ जो है वो देख लेते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ जो मुझे आजकल इस ड्रामे में महसूस होने लगी है वो ये है कि अब ये अगर एक-एक किस्त में एक-एक गवाह को दिखा के इस कहानी को इतनी सुस्त रफ्तारी के साथ घसीटेंगे तो ये देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब इसकी शुरू की पहली, दूसरी, तीसरी किस्त आई थी तो उसके अंदर बहुत तेज़ी से चीज़ जो है वो आगे बढ़ी थी और इन्होंने बहुत कुछ सिखाया था। हमने पहली, दूसरी किस्त के अंदर 2-3 सबक सीख लिए थे कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो ऐसे इंसिडेंट के बाद लड़कियों को करनी चाहिए, औरतों को करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद से ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है और कुछ सवालात इसके अंदर बहुत ही ऐसे हैं जो कि बिला वजह उन्होंने जो है ना उनको सवालिया निशान बनाकर छोड़ दिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सीसीटीवी की बात है कि कामरान एक बहुत जो फैसल कुरैशी है, इतना अम, बड़ा आदमी है और इतना बड़ा उसका घर है, उसमें चौकीदार है, ये है, वो, उसमें सीसीटीवी नहीं लगा हुआ और उसने तुरंत से पुलिस से कह दिया कि जी मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की लगाने की। ये हो सकता था कि वो झूठ बोल रहा होता और लेकिन सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए थी और ये बहुत ही एक बड़ा इन्होंने लूप होल जो है वो उसके अंदर छोड़ा है सीसीटीवी वाली बात। दूसरी बात ये है कि इस ड्रामे के अंदर अगर आखिर में इनको यही दिखाना है कि अली रहमान जो सबा कमर के साबिक शौहर हैं, वो आते हैं और वो कोई कहीं से कोई सबूत लेकर आ जाते हैं और वो आके कहीं से सबा कमर की मदद करते हैं। तो ये बहुत ही एक अनरियलिस्टिक सी बात हो जाएगी और हीरो जो है वो एक मर्द बन जाएगा एक औरत के बजाय। उसके अलावा जो बात मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रही है वो ये कि रोहित जिसको वो एनी शाहिद कर रहे हैं, एक्चुअली रोहित एक एनी शाहिद नहीं है, वो इंसिडेंट खत्म होने के बाद वहाँ पर आया था और उसने होते हुए कुछ नहीं देखा। एक तरफ मुझे ये बात महसूस होती है कि कामरान जो है वो हो सकता है कि मुजरिम ना हो, बल्कि उसकी कोई ऐसी मजबूरी हो कि वो इस चीज़ को एडमिट करने के लिए मजबूर हो गया हो। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। कामरान जो है वो ही विक्टिम है क्योंकि वो वकील के सामने एडमिट कर चुका है कि हाँ, उसने ऐसा किया है। तो मैंने ये बात इसी बात के पेश-नज़र कही थी कि जब देखें आप सस्पेंस वाली फ़िल्में, ड्रामे देखने के लिए बैठते हैं ना, अगर आपको नई सस्पेंस की फ़िल्में और क्राइम सीन और कोर्ट रूम ड्रामास देख रखे हैं,
तो उनका एक तरीका ये होता है बनाने का कि उसमें सबसे ज़्यादा शक जिस आदमी के ऊपर हो रहा होता है एक्चुअली वो मुज़रिम नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि सबका पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि सबा कमर ने कहानी किस तरह बयान की, कामरान ने किस तरह बयान की, रोहित ने किस तरह बयान की, किरण ने जो उसकी बीवी है उसने किस तरह से सोची, लेकिन पता नहीं होता कि असलियत में क्या हुआ है, तो ड्रामा ज़्यादा एंगेजिंग होता। मेरा ख़्याल ये है कि क्योंकि ये ड्रामा लिखा शाहज़ेब खानज़ादा ने है और उनको ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में अगर उन्होंने एक इस तरह के इंसिडेंट का ड्रामा दिखाया और एंड के अंदर उन्होंने ये दिखा दिया कि लड़की जो है वो ख़राब थी और लड़का बिल्कुल ठीक था, तो पब्लिक जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम करेगी और कहेगी कि भई आपने बड़ी गलत बात दिखाई और आपने औरतों के लिए बड़ी मुश्किल कर दी, ये कर दिया। तो एक्चुअली स्टोरी में यही था, होना चाहिए था कि सबा कमर विक्टिम प्ले करती हैं लेकिन होती नहीं और कामरान जो है वो ऑप्रेसर होता है लेकिन वो होता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं क्योंकि उन्होंने बार-बार कहा है कि एक औरत की इंसाफ हासिल करने की एक कहानी है और इसके इंसाफ हासिल करने की जंग है। तो पहली बात तो यहीं क्लियर हो गई। जो उन्होंने ड्रामे के अंदर इंसिडेंट्स दिखाए हैं, वो इस मामले में थोड़े-से अकल में ना आने वाले हैं कि सबा कमर की उम्र की एक औरत जो कि तलाक़-याफ़्ता भी है, इंडिपेंडेंट है, उसको अगर कामरान जैसे आदमी ने पहले 2-3 दफ़ा अप्रोच किया बुरे तरीके से और उसने औरत ने अंदाज़ा किया कि ये आदमी ठीक नहीं है और फिर उसने उसको अपने घर के ऊपर रात को दावत के अंदर बुलाया अपनी बीवी का नाम लेके, तो ये अंधाधुन उठ के वहाँ पहुँच गई। इन्होंने एक दफ़ा रोहित को या उसकी बीवी को या किसी को फ़ोन करके पूछने की ज़हमत नहीं करी कि और कौन-कौन आ रहा है, कब आ रहा है और जब ये उस घर के ऊपर पहुँची, तो घर के बाहर ना इनको एक्स्ट्रा लाइट है, ना कोई शोर, ना कोई म्यूज़िक, ना कोई 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र नहीं आई। तब भी इनको का दिल एक 10 मिनट के लिए नहीं धड़का कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ बॉस के घर और ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ना आएगा, सिर्फ़ मैं जाके नक्कू बन जाऊँ, इंसान सोचता है ऐसी बातें। लेकिन वो कॉन्फिडेंटली उठ के अंदर चली गई और जब अंदर जाके उन्होंने महसूस किया कि बीवी नहीं है, नौकर नहीं है, तब कम से कम उनको चाहिए था कि कुछ अकल इस्तेमाल कर लेते। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अकल इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़हमत नहीं करी और एक दफ़ा पानी माँगा, दोबारा पानी माँग लेती ताकि कामरान जाता तो ये उठ के भाग जाती हैं। कुछ भी इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करती हैं। कोई 15 पे कॉल कर लेती हैं, किसी रोहित को ही कॉल करती हैं, अपने भाई को कॉल करती हैं कि भई यहाँ पर आओ, आके मुझे लेके जाओ, व्हाटएवर जो भी चीज़ करनी चाहिए थी। तो थोड़ा-सा इनकी तरफ से भी एक नासमझी वाला जो रवैया है वो रहा। अब कुछ लोग इसके अंदर ये कहेंगे कि जी नासमझी वाला रवैया नहीं है, आप जो है वो विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। बात विक्टिम को ब्लेम करने की नहीं है, बात ये है कि जब आपने ड्रामा एजुकेशनल बनाया है, तो उसके अंदर से जब आप ये देख रहे हैं कि उस आदमी को सज़ा कैसे मिले और क्या करें, क्या ना करें, तो ये क्या करें वाली चीज़ जो है ना, वो ही मैं बता रही हूँ कि ये करें कि अगर आपको किसी मेल कोलीग ने अपने घर बुलाया है, तो आप 4 लोगों से पूछ लें कि और किस-किस को बुलाया है और कौन कब-कब पहुँच रहा है, वहाँ जाके देखें क्या सीन है, 2 लोगों के साथ मिल के अंदर जाएँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि विक्टिम को ब्लेम कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। उसके बाद ये होता है कि जब सारा इंसिडेंट हो जाता है और रोहित इनको भेज देता है और ये वहाँ से चली जाती हैं, जो इनके मुताबिक जब ये अपने घर पहुँचती हैं तो इनके अम्मा-अब्बा बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और वो गैरत में और डर में आके कि हम क्या करेंगे और हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, उठा के इनको कमरे में बंद कर देते हैं और ये 6 दिन तक घर के अंदर पड़ी रहती हैं। ये बहुत कोशिश करती हैं किसी तरीके से ये जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दें, लेकिन ये रिपोर्ट करने के काबिल नहीं होती हैं और नहीं कर पाती हैं और ये जब उठ के अपने कपड़े-वपड़े तलाश करती हैं जिसमें इनके साथ ये हादसा हुआ था, तो वो भी इनको नहीं मिलते और ये बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। जब ये अपनी अम्मी से पूछती हैं तो वो कहती हैं कि मैंने फेंक दिए। इन 2 बातों से मुझे ये बात का एहसास हुआ कि कपड़े फेंक देना इज़ नॉट समथिंग कि आपने वो कपड़े उठाए, थैले में बाँधे, फेंक दिए। इससे भी मुझे इस बात का एहसास हुआ और ये स इनका सबा कमर का ये कहना है कि 6 दिन तक मैं जो हूँ, कमरे के अंदर बंद रही और 6 दिन के अंदर सबको पता है कि ये वाला सबूत जो होता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो ये इन बातों से मुझे ये लगा कि जैसे स्टोरी के अंदर सबा कमर जो हैं, वो एक्चुअली एक्टिंग कर रही हैं इस बात की कि वो विक्टिम है और एक्चुअली वो विक्टिम नहीं है, उनके साथ कोई ज़ुल्म नहीं हुआ। लेकिन फिर वही की वही बात क्योंकि हमारी आवाम ज़हनी तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ड्रामा की क्वालिटी, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एस्थेटिक वैल्यू हर चीज़ जो है वो नेटफ्लिक्स के लेवल की है। लेकिन हमारी जो आवाम है ना, वो उसका ज़हन नेटफ्लिक्स लेवल की चीज़ देखने के लिए तैयार नहीं, यानी वो हट के कोई चीज़ देखने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि औरत रोती रहे, पीटती रहे, भीख माँगे, हाथ जोड़े और वही हमेशा मज़लूम हो और मर जाओ जूते उसको मार रहा हो। यही चीज़ हमारे दिमाग में जो है ना एक्सेप्टेबल है। हम एक मजबूत औरत को प्लॉट बनाते हुए और किसी किस्म का बदला लेते हुए नहीं देख सकते। एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आई थी वो ये थी कि ये भी हो सकता है कि इस ड्रामे का नाम केस नंबर 9 इसलिए है क्योंकि कामरान जो है वो पहले 8 दफ़ा ऐसी हरकत कर चुका है, कामयाब हो चुका है। इस दफ़ा कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन सबा कमर क्योंकि एक चालाक और समझदार औरत है, उसने इसको इस तरीके से फँसाया है कि ये मुजरिम ना होते हुए भी 9वीं दफ़ा के अंदर जो है जेल जाएगा। इसीलिए ड्रामे का नाम केस नंबर 9 है। या ये कि सबा कमर जो है वो नहीं है विक्टिम और इसका पूरा गैंग है। ये 8 दफ़ा पहले ये वारदात कर चुकी है और कामरान एक्चुअली इसका नवाँ शिकार है।
वरना केस नंबर 9 का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे केसेज़ हर हफ्ते रिपोर्ट होते हैं, पुलिस के पास ये तो 9000वाँ केस होगा, 9 नंबर का केस नहीं होगा, वकीलों के पास भी ये 9 नंबर का केस नहीं होगा और अदालत में भी यकीनन ये केस नंबर 9 नहीं होगा, तो फिर केस नंबर 9 की जो तौजीह मेरी समझ में आती है वो यही है कि ये 8 दफ़ा की वारदात के बाद 9वीं दफ़ा की वारदात है जो कि पकड़ी गई है, या तो कामरान की तरफ से या सबा कमर की तरफ से। इसके अलावा एक फैक्टर इसके अंदर ये है कि रोहित जो कहने को लोग कह रहे हैं कि जी वो ऐनी शाहिद है, जबकि वो ऐनी शाहिद नहीं है, वो इंसिडेंट के बाद वहाँ आया था। उसका बयान लेने के लिए अदालत रोहित को क्यों नहीं बुला रही? क्यों नहीं अदालत में कोई आके ये कहता कि भाई सबसे पहले रोहित को बुलाओ ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, जबकि सहर, सबा कमर ये कह रही हैं कि वो सबसे बड़ा गवाह है। लेकिन उसको बुलाने के लिए कोई आदमी जो है वो अदालत में तैयार नहीं है और उसको आखिर के लिए रखा हुआ है। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। उसके अलावा ये कि मनीषा और किरण, मनीषा जो है वो रोहित की बेगम है और किरण जो है वो कामरान की बेगम है, कामरान फैसल कुरैशी है। इन दोनों की आपस में यकीनन दोस्ती हो गई, ये दोनों आपस में एक-दूसरे से बात क्यों नहीं करती कोर्ट के अंदर आके? क्यों एक-दूसरे से नहीं पूछती कि भाई तुम जो हो मुखालिफ पार्टी के साथ क्यों हो? जो कामरान की बीवी किरण बनी हुई है, उसको बिल्कुल इस बात का अच्छी तरीके से या तो अंदाज़ा है कि मेरे मियाँ ने ये काम किया तो है, तो फिर वो इतनी ज़्यादा सच्चाई की देवी क्यों बन रही हैं? क्यों वो ये दिखाने के लिए सिर्फ़ ये कर रही हैं कि जी मैं सच का साथ दूँगी और मैं ये करूँगी, मैं तुम्हारा वो कर दूँगी और ये मुझे रिमूव तो मैं इसको छोड़ के चली जाऊँगी। उसके सामने जब वकील साहब जो हैं बुखारी साहब वो फैसल कुरैशी से कहते हैं कि मैं आपने मुझे जो है झूठ बोलने के पैसे दिए हैं, तो वो क्यों नहीं कहती कि क्या झूठ बोलने के पैसे दिए हैं? जबकि मेरा मियाँ कह रहा है कि भई उसने नहीं किया एक काम, बल्कि वो तो ये कह रहा है कि वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो फिर आप कौन-सा झूठ बोलने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं क्राइम ड्रामास के अंदर, जैसे कि नौकरों से ये पूछा जा सकता है कि सहर आई थी तो उसने कौन-सी कुर्सी पे बैठ के खाना खाया था? सीधे हाथ वाली कुर्सी पे बैठी थी, उल्टे हाथ वाली कुर्सी पे बैठी थी, खाने के अंदर क्या पक्का? इस तरह के छोटे-मोटे सवाल होते हैं जिससे साफ पता चल जाएगा कि सारे नौकर जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ के अंदर जो चीज़ें बॉदर कर रही है ड्रामे में वो ये कि ये एक इंतहाई सुस्त रफ्तार ड्रामा बन गया है और इसके अंदर एक-एक जैसे घसीट रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अब जो नौकर उनका मुरीद है उसके गाँव का पूरा सीन दिखाया है कि वकील साहिबा ने अपना आदमी भेज के और उससे कहा कि तुम जाके इसके गाँव में सब चीज़ें पता कर कर आओ और वो वहाँ गया, उसने जाके जाके देखा कि वहाँ तो भई अंधा पैसा खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब मुरीद ने शहर से भेजा है, तो भई मुरीद चोर भी तो हो सकता है कि वो कामरान के घर से पैसे चोरी करके भेज रहा हो। ये कहाँ से इसमें साबित हो रही है बात कि अगर उसके पास कामरान का दिया हुआ पैसा भी है, तो वो झूठी गवाही देने के बदले की रिश्वत ही है। इससे तो ये कहीं साबित नहीं हो रहा और फिर जिस तरीके से उसके अंदर उन्होंने प्रेज़ किया बीनिश वकील को कि इन्होंने तो कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो खोल रखा है और ये तो मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा कारनामा था। क्राइम ड्रामा देखने की आदत जिन लोगों को पता है कि ये बहुत ही बेसिक सा सबूत है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो उन्होंने इस ड्रामे के अंदर इतनी उसकी हाइप मचाई। ड्रामे में सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, जो सहर बनी हुई है, विक्टिम है। अम, लेकिन जो इन्होंने आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर बात छोड़ी हुई है कि वो इस ड्रामे को पिक्चराइज़ कराते वक़्त बीमार हो गईं और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कैरेक्टर को ओढ़ लिया और वज़न कम हो गया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी बातें सिर्फ़ जो है पब्लिसिटी स्टंट्स हैं, क्योंकि अचानक अगर कोई और करे तो सबा कमर ने पिछले दिनों बहुत हाइलाइट्स के अंदर आई हैं। पहले उन्होंने कराची के बारे में मुतनाज़ बयान दे दिया। उसके बाद उनका किसी आदमी से ताल्लुक और वो जो है किसी के दिए हुए घर में रह रही थी, इस बात के ऊपर जो है वो तनाज़ा बन गया। अब जो है उन्होंने ये कह दिया कि जी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, इस बात के ऊपर उन्होंने जो है वो रोना डाल दिया। अब चौथी बात जो सामने आई है वो ये कि उन्होंने काफ़ी बोल्ड सा सीन पामाल के अंदर किया रज़ा के साथ जब उसको हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है, जो देखने में बड़ा मायूब सा लग रहा था। और अब उन्होंने कहा जी मुझे तो पहले रोमांटिक सीन करना ही नहीं आता था, मैंने तो रोमांस करना अब सीखा है, लिहाज़ा मैं अब रोमांटिक सीन्स खुल के कर रही हूँ। तो ये बात तो साफ़ है कि वो ना कोई बीमार हुई, ना कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए बताई जा रही हैं ताकि ड्रामे को हाइप मिले और लोग देखेंगे भई आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या था और ऐसा क्या इन्होंने किया है। क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत औरतों ने ये रोल प्ले किया है और बहुत अच्छा भी प्ले किया है। ऐसी बात नहीं है कि सब लोगों ने बहुत ख़राब और उन्होंने कोई वाहिद रोल अच्छा प्ले किया है। तो उसमें इस कदर ज़्यादा ओढ़ लेने की कोई बात मेरी समझ में नहीं आती कि इतना ज़्यादा उसको पागलपन की हद तक अपने सर पर सवार कर लेना और ये कहना कि जी सेहत ख़राब हो गई और ये हो गया। तो ये सब पब्लिसिटी गिमिक्स है और कुछ भी नहीं है।